इससे पहले शायद ही हमने इस बीमारी का नाम सुना हो, जब फेमस साउथ इंडियन एक्टर समांथा ने खुद को हुई इस बीमारी के बारे में सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को बताया। मायोसाइटिस। यस। अभी 2-3 दिन पहले ही हम जिस साल को पीछे छोड़कर आए हैं, साल 2022, उस साल में इस मायोसाइटिस को सबसे ज्यादा सर्च भी किया गया। तो चलिए आज बात करते हैं कि आखिर मायोसाइटिस क्या है। हाय, मैं मानसी हूं आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर लेकर के एफआईआई, जहां आज मेरे साथ में जुड़ चुके हैं रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल्स हैदराबाद, डॉक्टर सुधीर कुमार। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। थैंक यू मानसी जी। जी सर। जब आपसे इस कॉन्वर्सेशन को करने के लिए मैं मायोसाइटिस के बारे में जगह जगह नेट पर पढ़ रही थी, तो सबसे पहले लाइन डॉक्टर हर जगह लिखी थी, ऑटो इम्यून डिजीज। तो मायोसाइटिस क्या है, इसके बारे में तो मैं आपसे बाद में जानूंगी। सबसे पहले मैं चाहूंगी इस वीडियो को देखने वालों को आप ये बताएं कि ये ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती है। डेफिनेटली बहुत ही जरूरी सवाल है। तो ऑटो इम्यून का मतलब, ऑटो मतलब सेल्फ जनरेटेड एंटीबॉडीज। तो हमारे बॉडीज में, हमारे शरीर में जनरली एंटीबॉडीज बनते हैं इन्फेक्शन को लड़ने के लिए। अगर हमें किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, तो नॉर्मल रिस्पॉन्स हमारे बॉडी का ये है कि एंटीबॉडीज बना के और उस इन्फेक्शन को खत्म करे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिना किसी इन्फेक्शन के या बिना किसी वजह के अगर हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बने, और खासकर उस एंटीबॉडी से अगर हमारा खुद का टिश्यू डैमेज हो, जैसे मायोसाइटिस में मसल डैमेज होता है और इसी तरह के दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज भी होते हैं। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज बने और हमारे खुद का टिश्यू डैमेज हो, तो उसे हम जनरली बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। तो ये एबनॉर्मल एंटीबॉडीज हैं जो कि इन्फेक्शन को खत्म नहीं करके और खुद के टिश्यूज को डैमेज करते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी मायोसाइटिस के बारे में कि डॉक्टर, ये क्या रेयर डिजीज है? देखिए, अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे और खासकर न्यूरोलॉजिस्ट से, तो ये रेयर डिजीज नहीं है, क्योंकि हम लोग मायोसाइटिस ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक पेशेंट देखते हैं। तो ये रेयर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप जनरल पब्लिक के पास जाएंगे या जनरल फिजिशियन से बात करेंगे, तो शायद उनके लिए ये कॉमन डिजीज नहीं होगा। तो जैसे इसकी अगर बात करें प्रेवलेंस की, तो 1 लाख लोगों में 15 से 20 लोगों को ये डिजीज हो सकती है। तो ये उतनी रेयर डिजीज नहीं है। ओके ओके ओके। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव पे बात करें, दुनिया के बारे में तो आपने अभी बताया हमें कुछ ही देर पहले। तो इंडिया में अगर आप कुछ आंकड़े शेयर कर सकें कि कितने लोग जो हैं उनको मायोसाइटिस जो है वो होती है या हो रही है इस वक्त, अगर आपके पास कुछ आंकड़े हो। करेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि इंडिया में हमारे पास ये ओवरऑल आंकड़े नहीं है, क्योंकि मतलब पब्लिक या कम्युनिटी में जाके और पेशेंट हर फैमिली सर्वे या पॉपुलेशन सर्वे करके ही हम प्रेवलेंस उसका पता कर सकते हैं। लेकिन जितने भी स्टडीज यहाँ पब्लिश हुए हैं, तो उसमें ज्यादातर हॉस्पिटल बेस्ड स्टडीज हैं। तो पेशेंट्स कितने हॉस्पिटल में आए और उनका स्टडी करके निकाला गया ऐसे। तो जनरली मतलब हमारे यहाँ पॉलीमायोसाइटिस या मायोसाइटिस का जो आंकड़ा है, वर्ल्ड से मिलता जुलता है, ना ज्यादा है ना कम है, क्योंकि जितना केसेस वो लोग देखते हैं उतना हम भी देखते हैं। और खासकर आजकल पिछले 8-10 सालों में इसका अवेयरनेस बढ़ा है, जागरूकता बढ़ी है। तो काफी लोग आ रहे हैं और टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ी हैं। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स हम लोग ज्यादा डायग्नोस कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डिजीज बढ़ रहा है, लेकिन ओके। उसका डायग्नोसिस जल्दी हो जा रहा है। बिल्कुल। और अब मैं इस सवाल पर आना चाहूंगी कि मायोसाइटिस आखिर क्या है। देखिए, मायोसाइटिस, मायो मीन्स मसल हम्म। और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे मसल्स में इन्फ्लामेशन या सूजन होती है, तो उसे मायोसाइटिस बोलते हैं। और ये एक ऑटोइम्यून डिजीज, जैसा हमने बताया स्टार्टिंग में ही। और इस पॉलीमायोसाइटिस या मायोसाइटिस में मरीजों के मसल्स की कमजोरी होती है। तो इसके अगर हम लक्षण देखेंगे, तो उनको वीकनेस होती है, और वीकनेस सबसे पहले पैरों में होती है हम्म। और उसके बाद कमजोरी हाथों में होगी। तो पैरों की कमजोरी पहले प्रॉक्सिमल से स्टार्ट होती है। प्रॉक्सिमल बोले तो हिप्स के आसपास। तो अगर वो नीचे बैठ गए तो उठ नहीं सकते, या सीढ़ियां ऊपर चढ़ना है नीचे आना है तो उसमें कठिनाई होती है, और फिर धीरे धीरे चलने में भी कठिनाई हो सकती है। अगर हम हाथ की बात करें, तो शोल्डर के आसपास के जॉइंट्स पहले अफेक्ट होते। तो किचन में ऊपर कुछ शेल्फ पे कुछ रखा है, उसे वो नीचे उतारना, तो वो सब चीजें करने में परेशानी होती है। या फिर बाल में कंघी करना, मतलब जहाँ पे हम शोल्डर को मूव करना चाहते हैं। और धीरे धीरे वो कमजोरी नीचे भी एल्बोस के पास भी आ सकती है। तो उस मसल्स की वीकनेस, उसके साथ साथ मसल्स में दर्द होना, जब भी हमारे मसल्स में सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, तो दर्द भी रहता है। तो कमजोरी के साथ साथ अगर मांसपेशियों में अगर दर्द भी है,
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है मायोसाइटिस के। जी। एक सवाल जो मैं लेना चाहूँगी क्योंकि मैंने देखा है किसी नोन को इस तरह, क्या पार्किंसंस और मायोसाइटिस जो ये 2 चीज़ें हैं, ये किस तरह से फिर अलग है? क्योंकि जो अभी आपने मायोसाइटिस की चीज़ बताई, ये मैंने एक पार्किंसंस पेशेंट में भी देखी हैं चीज़ें। डेफिनेटली देखिए, पार्किंसंस पेशेंट में सिर्फ चलने की परेशानी होती है, तो उनका जो मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है, स्लोनेस होता है। तो पार्किंसंस में एक तो स्लोनेस, चलना-फिरना स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाता है, और दूसरा क्या होता है, उनके हाथ में कंपन होती है। तो अगर वो बैठे रहे, तो ऐसा हाथ इस तरह ऐसा काँपता रहता है। तो मायोसाइटिस में कंपन नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर पॉलीमायोसाइटिस में क्या होता है, मसल्स वीक रहते हैं, तो उसके कारण उन्हें चलने में परेशानी होती है। इन पार्किंसंस डिजीज़ उनको बैलेंस का प्रॉब्लम होता है और मांसपेशियाँ टाइट हो जाती है और शिवरिंग होती है, तो उन्हें मेनली बैलेंस का इश्यू होता है और उनके जो स्टेप्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। वो ओके, चलते हैं धीरे-धीरे, और जहाँ टर्निंग हो तो वहाँ उनका बैलेंस आउट हो सकता है और वो गिर सकते हैं। तो ये पार्किंसंस डिजीज़ है, और पार्किंसंस डिजीज़ जनरली मतलब ओल्ड एज या 40 के बाद ही शुरू होता है। मायोसाइटिस यंग लोगों में भी हो सकता है। ओके, ओके। और किन कारणों से होती है मायोसाइटिस? देखिए, मायोसाइटिस का अगर कारण देखें तो जनरली उसको 4 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। सबसे कॉमन, अगर कोई विगरस एक्सरसाइज़ हो, किसी ने बहुत ज़्यादा जिम कर लिया हो या फुल मैराथन दौड़ लगाई हो, तो जहाँ की मसल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके कारण मसल इंजर्ड हो जाते हैं और वो अपने आप 2, 3, 4 दिन में रिकवर कर जाते हैं। तो एक बहुत ही कॉमन कारण है, किंतु लेकिन सिंपल है और वो अपने आप वो ठीक हो जाता है। दूसरा कारण होता है दवाइयों से। तो सबसे कॉमन, अभी हम दवाई यूज़ करते हैं स्टैटिन्स के नाम से, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज़ होती है। तो उससे भी 100 में से 1 या 2 लोगों को मायोसाइटिस की बीमारी हो सकती है, और कुछ दूसरी दवाइयाँ भी हैं जिससे भी ऐसा हो सकता है। वहाँ भी काफ़ी सिंपल है, आप दवा को बंद कर दें, तो मरीज़ अपने आप ठीक हो जाता है। तीसरा कारण होता है इन्फेक्शन से, जैसे वायरसेस से कॉमनली। तो वायरसेस से मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और उसमें भी कुछ हफ्तों के बाद वो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। तो ये तीनों तो कॉमन कारण हैं और वो अपने आप रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जो सब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ऑटोइम्यून डिसीज़ की, तो उसमें क्या होता है कि मरीज़ के अंदर एब्नॉर्मल एंटीबॉडीज़ बनती है और जिससे कि मसल्स या मांसपेशियाँ वीक हो जाती है। तो ये जो डिसीज़ है, ये अपने आप ठीक नहीं होता, उसे इलाज करना पड़ता है और इलाज काफ़ी लंबा चलता है। तो ये एंटीबॉडीज़ क्यों बनने लगती है, उसके ऊपर रिसर्च हुआ, लेकिन ये ठीक से हम बोल नहीं पाएँगे क्यों ऐसा होता है किसी के केस में। कभी बोलते हैं जेनेटिक टेंडेंसी हो सकती है, कुछ इन्फेक्शंस भी इसमें पाए गए हैं शामिल। लेकिन एग्ज़ैक्ट रूट कॉज़ ये नहीं बोल सकते कि ये एब्नॉर्मल एंटीबॉडीज़ क्यों बनने शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन बेसिकली ये देखा गया है कि ये महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे आपने जो ओके। केस का ज़िक्र किया वो भी हुँ, महिलाएँ, तो अगर हम रेशियो देखेंगे महिलाओं का और पुरुष का मायोसाइटिस में, तो कम से कम 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है महिलाओं में। अगर हमारे पास 4 मरीज़ होंगे मायोसाइटिस के, उसमें 3 महिलाएँ होंगी और 1 ही पुरुष होगा। तो ये जनरली सारे ऑटोइम्यून डिज़ीज़ में यही देखा जाता है कि ऑटोइम्यून जो डिज़ीज़ है, वो महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, और एक कारण ये भी हो सकता है कि महिलाओं की इम्यून शक्ति थोड़ा ज़्यादा अच्छी होती है पुरुषों से, तो उनकी जो एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्स होता है, वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, ओके। अगर हम इनके लक्षणों को पहचानने की बात करें, तो इसके बारे में आप क्या बताएँगे डॉक्टर? ये इस पे, चूँकि ये मसल्स की डिज़ीज़ है, तो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स मसल वीकनेस होता है इसमें। तो कोई अगर नीचे बैठ जाए, तो उसे उठने में परेशानी होती है, या सीढ़ी पे ऊपर चढ़ने की कोशिश करे या नीचे उतरने की, तो उसमें परेशानी होती है। और चलने का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, उससे दौड़ना दौड़ने को कहा जाए तो दौड़ नहीं पाते। तो एक तो मसल्स की वीकनेस होती है, और दूसरा शोल्डर के आस-पास जो मांसपेशियाँ वो भी वीक हो सकती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि किचन के ऊपर शेल्फ में कुछ रखा है, उसे उतारना, तो ये मसल वीकनेस जो स्टार्ट होती है वो धीरे-धीरे बढ़ते जाती है। तो ये अचानक स्टार्ट होगी और फिर 3 महीने, 6 महीने के बाद इसका सिवियरिटी और बढ़ सकता है। कुछ लोगों को मायोसाइटिस के साथ-साथ स्किन का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो अगर कॉमन एरिया देखें तो आईलिड्स के ऊपर रैश होना, या फिर हाथ के ऊपर जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, हुँ, यहाँ पे भी स्किन के ऊपर रैश होना। तो ओके, स्किन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, और ये जनरली मायोसाइटिस में देखा जाता है। उसे जो बोलते हैं डर्मेटोमायोसाइटिस। और कुछ लोगों को क्या होता है कि ये आर्थराइटिस भी हो सकता है, तो जॉइंट पेन्स, मतलब उसमें जोड़ों में दर्द हो सकती है। और कभी-कभी क्या देखा जाता है कि लंग का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कुछ लोगों में। लेकिन सबसे कॉमन क्या है, मसल्स की वीकनेस, और दूसरा स्किन का इन्वॉल्वमेंट होना, ये दोनों कॉमन लक्षण हैं। बिल्कुल। इसके ठीक है? इलाज के बारे में अगर हम बात करें, तो क्या ये अफ़ोर्डेबल है? डेफ़िनेटली इसका इलाज अगर हम देखें तो सबसे जो कॉमन इलाज होता है उसे स्टेरॉइड से बोलते हैं, और कुछ स्टेरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स भी होते हैं।
तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है और सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स क्या है कि वो दवाइयों से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, सिंपल दवाइयों से, तो फिर हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट होते हैं। तो वो मतलब 100 में से 10 या 20% लोग ही उसको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो बाकी लोगों में काफ़ी अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब अगर हम आपसे इसके इलाज के बारे में जानना चाहें, चूँकि अभी आपने स्टेरॉइड्स का ज़िक्र किया, इसका इलाज आखिर है क्या? देखिए, इसमें क्या है कि एब्नॉर्मल एंटीबॉडीज़ बनते हैं, तो हमें ऐसा इलाज चाहिए जो कि एंटीबॉडीज़ को कम करे। तो हुँ, उसमें सबसे पहले स्टेरॉइड्स का ज़िक्र होता है क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ को कम कर सकते हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी है, हम सब जानते हैं इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है या फिर बोन्स वीक हो सकते हैं, शुगर, बीपी बढ़ सकता है। तो काफ़ी लोगों में स्टेरॉइड्स के अगर साइड इफ़ेक्ट्स आए, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि स्टेरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम उन्हें ऐड कर देंगे, तो कम डोज़ स्टेरॉइड से काम चल सकता है। फिर अगर कुछ लोगों को अगर स्टेरॉइड्स या ये टैबलेट्स से अगर आराम नहीं मिला, तो फिर बायोलॉजिक्स हैं जैसे रिटुक्सीमैब है या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शंस हैं। तो ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं लेकिन वो भी रिक्वायरमेंट उसका 100 में 10 या 20 लोगों को ही इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है। हुँ। लेकिन ये सारे इलाज दवाइयों से ही होते हैं और दवा के साथ हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि क्योंकि उनके मसल्स वीक हैं, तो फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज़ का भी बहुत इम्पोर्टेंट योगदान होता है उसमें और जितना एक्सरसाइज़ करेंगे, तो मसल्स का स्ट्रेंथ और जल्दी बढ़ सकता है। बिल्कुल। अगर हम लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, तो क्योंकि अगर कोई इसे सुन रहा है और अगर जानना चाहता है, सबसे पहला ख़्याल हमें किसी भी बीमारी के बारे में यही आता है कि हम कितना जिएँगे। तो इस बीमारी से जो ये जुड़ी हुई चीज़ है लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी, अगर इसके बारे में आप सारे भ्रम जो हैं वो तोड़ें कि आदमी कितना जी सकता है? देखिए, इसमें अगर इसका इलाज सही समय पे स्टार्ट कर सकें, क्योंकि इसका डायग्नोसिस करना आसान है। इसे सिंपल ब्लड टेस्ट के द्वारा और एक और हम टेस्ट बोलते हैं ईएमजी जिसमें कि मसल्स के अंदर सुई डाल के उसका टेस्ट करते हैं। कुछ केसेस में एमआरआई ऑफ मसल्स करके। तो इसका डायग्नोसिस करना काफ़ी आसान है और ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के हर अस्पताल में जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हुँ, इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। और अगर डायग्नोसिस कर लिए तो इसका ट्रीटमेंट जैसे होता है 80% लोगों में काफ़ी सिंपल इलाज है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल भी है। तो उसका इलाज हम टाइम से स्टार्ट कर दें, तो इसमें किसी की जान नहीं जाती है। उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल रहेगा। बहुत रेयर केसेज़ में क्या होता है कि अगर किसी का लंग इन्वॉल्वमेंट हो गया इसके साथ-साथ, कुछ रेयर केसेज़ में मायोसाइटिस के साथ-साथ कैंसर भी हो सकते हैं। ओके। तो ये जो रेयर केसेज़ है उसी में जान जा सकती है। तो अगर हम देखें 100 लोगों में, तो इसका डेथ रेट मे बी लेस देन 5% होगा। हुँ, लेकिन ये क्रॉनिक डिज़ीज़ है। अगर कुछ मरीज़ जैसे जानना चाहेंगे डॉक्टर ये हमें दवा कब तक खाना पड़ेगा? तो इसकी जो दवाइयाँ हैं काफ़ी लंबी चलती हैं, सालों तक चलती हैं। तो आप अगर न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें, उनके गाइडेंस में रहें और सही तरीके से इलाज कराएँ, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल रहेगी। थोड़ी डिसेबिलिटी हो सकती है क्योंकि मसल्स वीक हैं, लेकिन आप अच्छा लाइफ जी सकते हैं। लाइफ़ लॉन्ग मतलब हमें दवाओं के संपर्क में रहना पड़ेगा अगर मायोसाइटिस है किसी को, या ये कहूँ मैं कि पूरी तरह आप ठीक हो पाएँगे? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो जनरली क्या होता है मैक्सिमम पेशेंट्स में दवाइयाँ कुछ लो डोज़ मेंटेनेंस डोज़ लाइफ लॉन्ग भी चलनी पड़ती है। बहुत रेयर केसेज़ में क्या होता है कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई और हम दवा को पूरा हटा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम पेशेंट जो मैंने देखे हैं उसमें लो डोज़ कुछ अमाउंट की मेडिसिन्स तो चलनी पड़ती है लाइफ लॉन्ग। जी, क्योंकि अगर जी। हम दवा बंद करेंगे तो कुछ दिन तक मरीज़ ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर से सिम्पटम बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, ओके, मतलब पूरी तरह आप क्योर नहीं कर सकते, आपको दवाई का सहारा तो जीवन भर लेना पड़ेगा। येस, जी। डेफिनिटली। बिल्कुल। आपकी सर्विस में, क्योंकि आपने बताया आप रोज़ाना बहुत सारे पेशेंट से मिलते हैं और मायोसाइटिस चूँकि एक ऐसी एक एक ऐसी न्यूरो प्रॉब्लम है जो कि कॉमन आपने कहा है, ये रेयर नहीं है। तो आप अगर अपना कोई एक्सपीरियंस, कोई केस अगर शेयर करना चाहें? देखिए, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं। अगर मैं बात करूँ एक रीसेंट पेशेंट की तो मतलब 5-6 महीने पहले वो लेडी यहाँ पे आई और वो 30 वर्ष के आस-पास की थी और उसे पैरों में कमज़ोरी थी। वो बोली कि जब मैं नीचे बैठती हूँ, तो फिर मुझे सहारा लेना पड़ता है उठने के लिए और उससे और कुछ तकलीफ़ नहीं था और हल्का मसल्स का पेन था। तो मैंने पहले एक सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं सीरम सीपीके, जो कि ये दिखाता है कि मसल्स डैमेज हो रहे हैं और वो सीपीके हाई आया तो फिर बाकायदा मैंने ईएमजी और मसल बायोप्सी करके उसका डायग्नोसिस कन्फर्म किया और फिर जब तक वो हमारे पास आई थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा हैंडीकैप हो गया था। वो घर के काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। डेली जिम में एक्सरसाइज़ेज़ करना या वॉकिंग करना वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था उनके लिए। लेकिन फिर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और 1 डेढ़ महीने के अंदर उन्हें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और आज वो पिछले हफ्ते फिर से आई थी लास्ट फ़ॉलो-अप के लिए, रीसेंट फ़ॉलो-अप के लिए।
एंड एज पर हर वो बोली अब मैं पूरी तरह से नॉर्मल हूँ, मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया है अरे और वाह! मैं सारा काम घर का और जॉब पूरा अच्छी तरह से कर रही हूँ। तो टैबलेट्स ले रही हैं, उन्हें आगे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हुँ, सिंपल दवाइयों से ही उन्हें इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया और वो अच्छा मेंटेन कर रही हैं। बिल्कुल। किसी को भी ये बीमारी ना हो, तो कोई किन बातों का ख़्याल रखे डॉक्टर? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज़ का एग्ज़ैक्ट रूट कॉज़ तो हमें नहीं पता है, तो अगर हम चाहें तो उसे प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर ये सिम्पटम्स हम ध्यान में रखें कि अगर किसी को कमज़ोरी हो रही है और उन्हें नीचे बैठ के उठने में परेशानी हो रही है या सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे चढ़ने में तकलीफ़ हो रही है, तो फिर आप डॉक्टर से मिलें जिससे कि वो डायग्नोसिस हम जल्द से जल्द कर सकें जी, और जिससे कि इलाज जल्दी शुरुआत कर सकें, जिससे कि रिकवरी भी काफ़ी फ़ास्ट होता है। तो प्रिवेंटिव स्टेप्स तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें, रेगुलर एक्सरसाइज़ करें और जिससे कि मसल्स का स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा और अगर ये डिज़ीज़ हुई भी, तो आपको त कठिनाइयाँ कम होंगी और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मायोसाइटिस को लेकर कोई अन्य जानकारी जो आप देना चाहें सभी व्यूअर्स को, सभी लिसनर्स को? इसमें सबसे बड़ा एक मैसेज ये है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अच्छी बात है कि सेलिब्रिटीज़ को अगर ये डिज़ीज़ हुआ और वो आगे आके सोशल मीडिया में इसे शेयर कर रही हैं, जिससे कि अवेयरनेस बढ़ती है इसके बारे में। तो जैसा उन्होंने बताया और आई एम श्योर कि वो भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट उन्हें हो रहा होगा इलाज से। तो वैसे ही एक ये डिज़ीज़ है, इट्स लाइक एनी अदर डिज़ीज़। अगर आपको ऐसा कुछ सिम्पटम है डायग्नोसिस कराएँ, इलाज कराएँ और आप अच्छी तरह से नॉर्मल लाइफ़ लीड कर सकते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मायोसाइटिस से। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सुधीर कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं तो आखिर में बस इतना ही कहूँगी, अगर आपको किसी भी रोग से, किसी भी बीमारी से बचना है ना, तो अपनी बॉडी के साथ दोस्ती करना शुरू कर दो और वो तभी होगा जब आप खुद का ख़्याल रखना शुरू कर देंगे। मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।